जी मेरी आवाज आ रही है आपको? शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा अपनी तरफ से काइंडली। ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे? जी सर, ये आप डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू सर। कर देंगे, ठीक है। जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को चंद कुरानी आयात से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हम कल कंसोलिडेटेड कैश फ्लो हमने शुरू किया, तो कैश फ्लो हमने कल पढ़ा, एक क्वेश्चन भी किया, फिर कुछ क्वेश्चन आपको करने को कहे, PP2 आपको करने को कहा था, और एक ICMA के पास पेपर का क्वेश्चन आपको करने को कहा था। ये सारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको करने को गए थे, पता नहीं अब उसमें से कितने आप लोगों ने किए। ये जो हैंडआउट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसमें अराउंड 7 क्वेश्चन, हाँ 6 क्वेश्चन है इसमें। तो अगर ये भी कर लेंगे तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो PP2 आप लोगों ने किया, PP2 किया बच्चों आपने। अल्फा पाकिस्तान लिमिटेड, ये CA फाइनल के एग्जाम में से क्वेश्चन है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है। ये बच्चों मुझे रिस्पॉन्ड देंगे तो फिर बात आगे चलेगी। आपने ये क्वेश्चन किया या वो ICMA वाला जो पास पेपर का क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन किया? पहले PP2 का बताएं कि क्या PP2 आपने अल्फा पाकिस्तान वाला क्वेश्चन किया? अल्फा पाकिस्तान, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, हाफिज साहब फरमाते हैं जो मैंने करवाया था बस वही किया, तो फिर PP2 करें या पास पेपर वाला क्वेश्चन पहले करें? पास पेपर वाला क्वेश्चन करें कि PP2 करें? जी पास पेपर वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपने जो कल पास पेपर शेयर किया था उसमें से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम है ये नवंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हम करने लगे, लेकिन अपेरेंटली ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट कोई खास नहीं है, लेकिन अब चूंकि पास पेपर का क्वेश्चन है तो पास पेपर का क्वेश्चन सर आंखों पे हमें करना चाहिए, ताकि हमें पता चले एग्जामिनर किस हद तक जाके कितना मुश्किल क्वेश्चन बना सकता है। बिलो आर समराइज
Consolidated statement of financial position of Shabbir Limited as at 30th June 2019 and comparative statement, मतलब पिछले साल की 2018 की भी स्टेटमेंट दी हुई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रीड एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो पहली इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 4 million while during the year a non-current asset having carrying amount 4.5 million was sold for 3.5. तो कितना सिंपल था कि 4 मिलियन की डेप्रिसिएशन है और 1 मिलियन का लॉस ऑन डिस्पोजल है. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये दोनों चीजें आ जाएंगी. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम पीबीआईटी से स्टार्ट करते हैं. इसमें ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन. हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टी अकाउंट भी जरूर बनाएंगे. तो डेप्रिसिएशन है 4 मिलियन की, ये ऐड करेंगे. लॉस ऑन डिस्पोजल है वो प्रॉफिट में से लेस हुआ होगा तो इसको हम ऐड करेंगे. लॉस ऑन डिस्पोजल 1 मिलियन का. सिंपल है कि 3.5 का हमने बेचा वो चीज जो हमने 4.5 की जिसकी कैरिंग अमाउंट थी. अब मैं इसका टी अकाउंट भी जरूर बनाऊंगा ताकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन हो जो कि लाजमी होगी, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है क्वेश्चंस के अंदर. ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है. 57,500, 78,200. लेकिन ये याद रहे ये फिगर्स 1000 में है. हमें नीचे मिलियन में बताएंगे तो हम भी 1000 में ही लिखेंगे. 4 मिलियन को मैं 4000 लिखूंगा, 1 मिलियन को मैं 1000 लिखूंगा. तो क्वेश्चन के जो फॉर्मेट में हमें फिगर्स दी होंगी ना, 1000 में दी होंगी तो 1000 में लिखेंगे, मिलियंस में दी होंगी तो मिलियन में लिखेंगे. तो दोबारा 57,500, 78,200, 57,500, 78,200. These opening closing balances are given. Depreciation is 4 million, which is already given. 3.5 एक ऐसी एसेट की कैरिंग अमाउंट है जिसको हमने डिस्पोज किया. तो हमने ये इंफॉर्मेशन पुट कर दी. अब ऑपरेटिंग की हमने एक रीजनेबल स्पेस छोड़ के जब इन्वेस्टिंग लिखेंगे तो इन्वेस्टिंग में हम लिखेंगे कैश प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल. कैश प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल. हमें डिस्पोजल से कैश कितना मिला, 3.5 मिलियन बताया क्वेश्चन में. 3.5 मिलियन तो मैं 3500 लिखूंगा. ऑल फिगर्स इन 1000. तो इस तरह से हमने ये इंफॉर्मेशन पुट कर दी. अभी मजीद क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर टी अकाउंट को भी कंप्लीट कर लेंगे. तो टी अकाउंट में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, लाइक हमने कोई एसेट परचेज किए होंगे, नहीं बताया होगा. तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे. इंफॉर्मेशन नंबर 2 पे चलते हैं. Shabbir Limited, Shabbir Cement Limited operates a defined benefit scheme. ये डिफाइंड बेनिफिट स्कीम अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई. IAS 19 है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे बात हम समझ सकें. द नेट इंटरेस्ट ऑन नेट एसेट, नेट प्लान एसेट was 1.5 million and current service cost charged to profit or loss was 3.5 million. Loss on remeasurement was 1 million. अफसोस ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका हमें कख आइडिया नहीं है क्योंकि IAS 19 से ये रिलेट करती है. मैं कोशिश करके थोड़ी बहुत बात समझाने की कोशिश देख लेते हैं, लेकिन अगर समझ ना आए तो परेशान नहीं होना. आप बैलेंस शीट में देखेंगे आपको एक प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट नजर आएगा. ओपनिंग 5000, क्लोजिंग 7000. समझ लें कि जिन बंदों ने रिटायर होना है या हमने रिटायरमेंट पे कुछ बेनिफिट देने हैं ना, उसको हम कहते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, DBO. तो ओपनिंग डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन हमें नजर आ रही है 5000 की. ये हम प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं, क्रिएट करते हैं कि हमने एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट पे उनको कितना बेनिफिट देना है. 5000 और क्लोजिंग है 7000. ठीक है. अब उसने कहा कि करंट सर्विस कॉस्ट, ये लफ्ज से फैमिलियर तो नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि चार्ज टू प्रॉफिट लॉस, तो ये एक्सपेंस है. करंट सर्विस कॉस्ट ये लफ्ज के बाद में पढ़ेंगे IAS 19 जब हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन के बाद. तो प्रॉफिट लॉस में 3.5 का एक्सपेंस गया, वो उसका नाम जो भी है, करंट सर्विस कॉस्ट है या व्हाटएवर,
तो 3.5 एक ऐसा एक्सपेंस है जो हमने एम्प्लॉयज को पे नहीं किया। पे करते तो पे तो हम करते हैं रिटायरमेंट के वक्त। तो एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि नॉन कैश है। और नॉन कैश एक्सपेंस के साथ क्या शुरू करते हैं आपको वो बात अभी पता है। हाँ, इस साल का ये एक्रूवल है, नॉन कैश एक्सपेंस है। अब द नेट प्लान एसेट, नेट इंटरेस्ट ऑन प्लान, नेट प्लान एसेट वाज 1.5 million। अब ये बात आपको कैसे समझाई जाए कि 1.5 का इंटरेस्ट है और लॉस ऑन रीमेजरमेंट। अच्छा, लॉस का मतलब है लायबिलिटी का बढ़ जाना। लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो लॉस डेबिट होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होगी। ये भी ऐसा लॉस है जो नॉन कैश है, हमें कैश में नहीं हुआ। ये दो चीजें आ गई। नेट इंटरेस्ट ऑन प्लान एसेट वाज 1.5 million। चले, इंटरेस्ट इस तरह से समझ लें, हमें प्लान एसेट्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगी और डीबीओ डेबिट होगा। कितनी बताई थी? 1500। इनकम क्रेडिट होगी। ये इनकम क्यों होती है, ये ना, इसका जवाब अभी मैं नहीं दे सकता जब तक हम IAS 19 पढ़ ना लें। तो इस टी अकाउंट से हम बना के निकालना क्या चाहते हैं? ये टी अकाउंट हमने बनाया क्यों? दो बातें तो आपको ये पता चल गई कि एक्सपेंस हो या लॉस हो, इनका कैश से कोई ताल्लुक नहीं है, नॉन कैश है। 5000, 3500 और 1000, ये बनता है 9500 और ये बनता है 8500। इट मींस के 1000 की लायबिलिटी पे की गई है ड्यूरिंग द ईयर। कोई ना कोई एम्प्लॉय रिटायर होके गए होंगे, ये कैश बैलेंसिंग फिगर है। तो इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड जब हम लिखते हैं ऑपरेटिंग में एंड पे, तो उसके साथ हम ये भी लिखते हैं कि हमने कितने रिटायरमेंट बेनिफिट पे किए। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट हम कहाँ लिखेंगे? एंड पे। हम जहां लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड टू NCI, dividend paid to other shareholder, तो वहां पे हम लिखते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट पेड। हमने कितने रिटायरमेंट बेनिफिट पे कर दिए? 1000 के। ये अकाउंट जितना आपको समझ आ गया बेहतर है, नहीं समझ आया तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये IAS 19 में पढ़ना है। अब इसमें 4500 नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस के साथ वही सलूक करते हैं जो डेप्रिसिएशन के साथ किया आपने। इसका नाम था पहले 3500 का करंट सर्विस कॉस्ट, 3500। फिर वो था लॉस ऑन रीमेजरमेंट। अब ये वो लफ्ज हैं, इन लफ्जों का मतलब बेशक आपको नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि ये दोनों नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। इन नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऊपर ऐड करेंगे, सिंपल। ठीक हो गया? तो कुछ ना कुछ बात समझ आ गई, हालांकि हमने IAS 19 नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ बात समझ आई होगी कि हमने 1000 जो पे किया वो हमने पेमेंट्स में लिखा, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड के नीचे, और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस थे उसको ऊपर ऐड कर दिया। जी जी, प्रोविजन है सारी, बिल्कुल प्रोविजन है हाफिज नुमान। अब इसमें जो 1500 इनकम है, ये वाली 1500 इनकम, ये भी एक नॉन कैश इनकम है। प्रोविजन डेबिट हो रही है, इनकम क्रेडिट हो रही है। प्रोविजन डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो ये नॉन कैश इनकम के साथ क्या सलूक करते हैं? जो नॉन कैश एक्सपेंसेस के साथ करते हैं उसका उलट। नॉन कैश एक्सपेंसेस को आपने ऊपर ऐड किया हो तो नॉन कैश इनकम को आप माइनस कर देंगे।
जी बिल्कुल हाफिज सर। ले जी, बस ये IAS 19 की ये वाली एडजस्टमेंट, ये भी मुश्किल इसलिए हमें लग रही है, डेफिनेटली मुश्किल लग रही होगी, मुझे इस वक्त समझाने में मुश्किल हो रही है। वो इसलिए मुश्किल हो रही है समझाने में कि हमने IAS नहीं पढ़ा हुआ, तो लफ्ज वो टर्मिनोलॉजीज हमें ना पता हो तो उसको समझने में मुश्किल होगी। अदरवाइज ये इतना मुश्किल नहीं था। पॉइंट पॉइंट नंबर 3 और आखिरी पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर द ईयर वाज एस्टिमेटेड 3.5 मिलियन, इंटरेस्ट एक्रू हुआ 2 मिलियन। ठीक है जी, दो बातें की गई हैं इस पॉइंट में कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3.5 है और अगली बात इंटरेस्ट की है। तो पहले टैक्सेशन की फिगर को देख लें। टैक्सेशन की फिगर है ओपनिंग 500, क्लोजिंग 650। टैक्स पेएबल ओपनिंग 500, क्लोजिंग 650, और कितना प्रोविजन है इस साल की? 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन यानी कि 3500 एक्सपेंस है। तो पे कितना किया होगा हमने? हमने पे किया होगा 4000, 4000, 4350, 4350 का पे किया। 4350 ऑपरेटिंग में माइनस कर देंगे। ये टैक्स पेड। अब इसी पॉइंट में, आखिरी पॉइंट में एक बात और की गई है इंटरेस्ट के हवाले से। इंटरेस्ट एक्रूड 2 मिलियन है। अब इंटरेस्ट पे, जी दोबारा मैं पढ़ता हूँ, इंटरेस्ट कितना एक्रू हुआ था? 2 मिलियन का। और इंटरेस्ट आप ना पूरे क्वेश्चन में ढूंढे, बैलेंस शीट में कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं आ रहा। जब इंटरेस्ट पेबल नहीं आ रहा, इसका मतलब है जितना इंटरेस्ट था सारा का सारा हमने पे कर दिया है। तो इंटरेस्ट पे 2 मिलियन। तो ये सारा का सारा इंटरेस्ट एक्रू जो हुआ है ये पे हो गया होगा। खत्म, एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। अब क्या करेंगे बैलेंस शीट के एक एक आइटम को, कल भी मैंने यही गुजारिश की थी कि सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद बैलेंस शीट के एक एक आइटम को हम देखेंगे और उसका देखेंगे कैश फ्लो में क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो फिगर नजर आ रही है, इसका हमने टी अकाउंट बनाया था। अब उसको कंक्लूड करते हैं, इस टी अकाउंट को कंक्लूड करते हैं कि क्या बैलेंसिंग फिगर आती है। देखिए ये क्वेश्चन कल के निस्बत इतना आसान है कि इसमें ना कोई एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी है, ना कोई डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी है। 85,700 माइनस 57,500, 28,200 के हमने फिक्स एसेट खरीदे होंगे और वो कैश में ही खरीदे होंगे। अगर किसी के ये माइंड में आता हो कि हो सकता है कि हमने खरीदे ना हो, रीवैल्यूएशन हुई हो, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से कोई चीज नजर नहीं आ रही। शेयर कैपिटल के नीचे ओवरऑल रिजर्व आ रहे हैं। ओवरऑल रिजर्व को हम रिटेन नहीं समझेंगे, इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व उसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। तो हम ये बिलीव करेंगे कि 28,200 के हमने एसेट कैश में खरीदे हैं। और जब ये एसेट कैश में खरीदे तो इन्वेस्टिंग में आएंगे। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 28,200 नेगेटिव। ले जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर हमने पढ़ ली। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की फिगर को देखिए। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की कुछ हमें नहीं बताया हुआ कि हमने कोई इनकम हुई है या हमने कोई डिविडेंड रिसीव की है, कुछ नहीं बताया। तो खाली इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज हो जाना 11,200 से 12,300 हो जाना, मैं क्या समझूंगा कि हमने 1100 की इन्वेस्टमेंट और की है। मतलब वैसे तो एजम्पशन है, एजम्पशन ये भी ले सकते थे कि 1100 की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, इनकम हुई है। ये एजम्पशन लूं तब भी कैश फ्लो टैली होगी, और अगर ये एजम्पशन लूं कि हमने 1100 की इन्वेस्टमेंट की है तब भी टैली होगी। तो कुछ बताया नहीं है, तो कोई भी एजम्पशन ले लें फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, हमने एसोसिएट के अंदर मजीद 1100 की इन्वेस्टमेंट की होगी, ये मेरी एजम्पशन है। मैं ये भी एजम्पशन ले सकता हूँ कि मुझे इन्वेस्टमेंट हुई में इनकम हुई है।
तो इनकम अगर होती तो देखिए मैं क्या करता, इनकम होती तो नॉन कैश इनकम तो मैं पीबीटी में से माइनस करता, तो ऑपरेटिंग में माइनस करता। अब मैंने कहां से माइनस किया, इन्वेस्टिंग में, यानी कि होना ये कैश फ्लो में माइनस है। तो एजम्पशन अगर मैं ये लूं कि ये इनकम है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा। और अगर मैं ये एजम्पशन लूं कि मैंने मजीद इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टिंग में से माइनस होगा, होना ये माइनस है, तो कैश फ्लो टैली ही रेडी है। ठीक हो गया। तो एजम्पशन आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं हुआ। आगे चलते हैं, बैलेंस शीट में तरतीब से चलें तो गुडविल 8000 से कम हो गई, 7500 हो गई, तो क्या हुआ होगा, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के बारे में क्या हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं डेप्रिसिएशन की तरह, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल 500 की इम्पेयरमेंट को ऐड कर देंगे। जी, इसके बाद करंट एसेट में आ जाए, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। स्टॉक में देखें तो 1500 का इंक्रीज है, तो ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, मेरे पास जगह बहुत कम बची है, तो स्टॉक में इंक्रीज हो तो लेस करते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक 1500 का इंक्रीज है, लेस करेंगे। फिर इसके बाद रिसीवेबल में 2500 का डिक्रीज है तो ऐड करेंगे। फिर कैश बैंक आ गए, इसका तो एंड पे हम लिखेंगे फाइनेंसिंग के बाद। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो देख लें ऑपोजिट साइड पे कोई ओवरड्राफ्ट ना हो, नहीं है, तो 8075 नहीं, वहां मैं देख लूँ 2000 और 3500, 2000 और 3500, इसका मतलब है 1500 का कैश जनरेट हुआ फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एसेट साइड कंप्लीट हो गई। शेयर कैपिटल ओपनिंग 50, क्लोजिंग 50, नो चेंज। रिजर्व्स का हम अकाउंट जरूर बनाएंगे, यहीं से प्रॉफिट पता चलना है। 18650, अभी तक देखिए हमने प्रॉफिट से स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन, और प्रॉफिट की फिगर अभी तक हमें नहीं पता चली। तो ओपनिंग 18650, 30500 क्लोजिंग। अठारह हजार छह सौ पचास और 30500 क्लोजिंग, ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, एनसीए का अकाउंट बनाएंगे 8500, 17700। पचासी सौ 17700। आगे चलेंगे, हम अकाउंट्स बना के भी छोड़ रहे हैं इसको, अभी इस तरफ आते हैं दोबारा। एनसीआई और रिटेलर के अकाउंट अभी अधूरे हैं हमारे। लॉन्ग टर्म लोन सिंपली 12500 से कम होगी 11500 रुपए, तो हमने 1000 का लोन पे कर दिया होगा। लोन का रीपे कर देना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन रीपेड 1000 का लोन रीपे हुआ, फाइनेंसिंग। फिर इससे नीचे ट्रेड एंड अदर पेबल में आ जाए तो 3450 से कम हो गई, 2950 हो गई। ट्रेड एंड अदर पेबल कम हो तो वर्किंग कैपिटल में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। डिक्रीज इन पेएबल, कितना पेबल कम हुआ है, 3450 और 2950, 500 कम हुआ है, 500 माइनस कर देंगे। इससे नीचे चले, टैक्सेशन की बात हो गई हुई है, टैक्स पेड हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। डिविडेंड पेएबल की बात हमने नहीं की,
ओपनिंग 600, क्लोजिंग 700। अब ये तीनों अकाउंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरह से ये तीन अकाउंट हमारे अभी अधूरे हैं और क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें कहीं क्वेश्चन में ना प्रॉफिट की फिगर बताई है, ना डिविडेंड अनाउंसमेंट की फिगर बताई है, ना एनसीए के हिस्से में कितना प्रॉफिट है, कुछ नहीं बताया। तो हमारे लिए देखें अब ये क्या क्या काम है। सबसे पहले मैं रिटेन अर्निंग टी अकाउंट को मुकम्मल नहीं कर सकता जब तक मुझे डिविडेंड की इंफॉर्मेशन ना पता। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, पाकिस्तान के ना लॉ में है कि डिविडेंड आपने 30 या 45 दिन के अंदर अंदर पे आउट करना होता है, आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट के अंदर। तो ये नहीं हो सकता कि ओपनिंग डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया। देखिए ये सारी बातें मैं एज्यूम कर रहा हूं लेकिन लॉजिकल वे में। अगर तो मुझे फॉर एग्जांपल वो कहता ना कि हमने कोई लेट से 1000 का डिविडेंड अनाउंस किया तो मैं बैलेंसिंग फिगर के पेड कैलकुलेट कर लेता। लेकिन अभी क्या मजबूरी है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सिर्फ डिविडेंड जो है ना 600 का पे हो गया होगा। ये पे ना हुआ हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली नहीं हो सकता क्योंकि पिछले साल जो एंड पे पेबल था वो मैक्सिमम 30, 40, 45 दिनों के अंदर डिविडेंड पे हो जाता है। लास्ट भी पे हुआ होगा तो इसका मतलब है 700 कहां से आया? तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 700 ये अनाउंस हुई होगी। और जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो फिर रिटेन डेबिट होती है, डिविडेंड पेएबल। तो मैंने यहां से ये एज्यूम किया कि ओपनिंग डिविडेंड जो पेबल था वो पे हो गया होगा। कितना? 600 का डिविडेंड पेड टू अदर शेयर होल्डर्स। अब डिविडेंड का अकाउंट जब मुकम्मल हो गया तो मैं रिटेनिंग का अकाउंट बना सकता हूँ। रिटेनिंग से मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना होगा, 30,500 और 70,700, 31,200 में से 18,650 माइनस करो तो ये पैट हुआ होगा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,550। रिटेन अर्निंग और डिविडेंड पेबल का अकाउंट मैंने जो बनाया, समझ आया आपको? जी एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। हाफिज नुमान साहब फरमाते हैं, हाफिज साहब डिविडेंड के हवाले से पहले तो ये सुन लें कि ओपनिंग डिविडेंड अभी तक पे ना हुआ हो नहीं सकता। ओपनिंग तो डेफिनेटली पे हुआ होगा 600। इस साल का कितना पे हुआ ये हम खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं बताया गया डिविडेंड के हवाले से। तो मैं बस ये एज्यूम करूंगा कि ओपनिंग तो पे लाजमी हो गया होगा, इस साल का डिविडेंड कोई भी पे नहीं होगा। तो अगर मैं डिविडेंड के अकाउंट में 600 कैश यहाँ पे लिख दूँ डेबिट साइड पे, तो फिर टी अकाउंट टैली कैसे होगा? फिर 700 की बैलेंसिंग फिगर आती है डिविडेंड की क्रेडिट साइड पे। तो इसका मतलब है डिविडेंड क्रेडिट हुआ तो रिटेन डेबिट हुई होगी, यानी कि मजीद में डिविडेंड अनाउंस हुआ होगा। तो रिटेन अर्निंग को डेबिट किया, डिविडेंड पेबल को क्रेडिट किया। या और सिंपल तरीके से समझने के जो 700 बैलेंस शीट में पेबल नजर आ रहा है वो डिविडेंड इसी साल अनाउंस हुआ होगा। तो 700 से डिविडेंड पेएबल, क्रेडिट और रिटेनिंग डेबिट। अब रिटेनिंग में मैंने 700 का डिविडेंड लिख दिया तो बैलेंसिंग फिगर वहां पे जो आएगी वो नेट प्रॉफिट होगी, यानी कि पैट होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। ठीक हो गया? हम कितने परसेंट के मालिक हैं सब्सिडी के? इस क्वेश्चन में ना गड़बड़ है, कोई ना कोई चीज मिसिंग है। हम ये अकाउंट तो मुकम्मल कर लेंगे लेकिन एनसीए का अकाउंट मुकम्मल नहीं होगा। सोचने में क्या करना चाहिए। एनसीए में ना कुछ मिसिंग है। एनसीए का ना प्रॉफिट गिवन ना कैश ना डिविडेंड इसका बताया गया, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है।
मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन हम तो नहीं छोड़ रहे, पढ़ना भूल तो नहीं गए। अच्छा नहीं जी, इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है कि मैं ये एज्यूम करूं कि सारी की सारी बैलेंसिंग फिगर एनसीए का प्रॉफिट है। मतलब हमें ये जो डिविडेंड कैश कैलकुलेट करना था ना, ये फिर जीरो या जीरो करना पड़ेगा। 17,700 माइनस 8500 तो 9200 का एनसीए का प्रॉफिट हुआ होगा। इसके अलावा और कोई एजम्पशन नहीं बनती। अब आपको ना मैं याद कर रहा हूं कि जब हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो क्या होता है। कंसोलिडेटेड जब प्रॉफिट लॉस हम बनाते हैं उसमें जब नेट प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट के दो हिस्से करते हैं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। ये फिगर चली जाती है एनसीआई के टी अकाउंट में और ये फिगर कहाँ जाती है, रिटेन अर्निंग में। ये बात समझ आती है ना, जो पेरेंट का प्रॉफिट है रिटेन अर्निंग में तो बस वही जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट नहीं जाएगा जनाब, है ना। अब देखिए आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या किया, एनसीए का प्रॉफिट कितना है 9200, पेरेंट का प्रॉफिट कितना है 12,550। इसका मतलब पता है क्या है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट था ना, नेट प्रॉफिट में कुछ और था, 9200 प्लस 12,550। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 21,750 था। रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट में जो हमने कैलकुलेट किया वो तो पेरेंट का प्रॉफिट है और एनसीए के जो टी अकाउंट में कैलकुलेट किया वो एनसीए का प्रॉफिट है। तो बिजनेस का प्रॉफिट तो ओवरऑल दोनों को मिला के आएगा ना, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट के दो टुकड़े होते हैं, एनसीए का प्रॉफिट एनसीए के अकाउंट में, पेरेंट का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट में। अब मुझे अगर कैलकुलेट करना है बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट तो फिर मैं क्या करूं, मैं दोनों को ऐड करूंगा। 21,750 is combined profit of business. This is the point. जी बात समझ आ गई। चलो अब ये क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन पैट। क्या मुझे कैश फ्लो का क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए पैट चाहिए होता है कि पीबीआईटी चाहिए होता है, पीबीआईटी। तो क्या करें, हमें तो पैट मिला है, पैट है 21,750। इसमें अगर कहीं देखें हाउ टू कैलकुलेट पीबीआईटी, पैट में अगर मैं कहीं टैक्स एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर दूंगा, इंटरेस्ट और टैक्स दोनों एक्सपेंसेस ऐड कर दूं तो मेरे पास पीबीआईटी आ जाएगा। तो टैक्स एक्सपेंस कितना है और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है वो आखिरी इंफॉर्मेशन देते हैं। टैक्स एक्सपेंस था 3500 और इंटरेस्ट एक्सपेंस था 2000। इसमें 3500 और 2000 ऐड करना है तो हमारे पास 2000, तो हमारे पास पीबीआईटी आ जाएगा 21,750 में 3500 और 2000 ऐड कर दें 27,250। ले जी कैश फ्लो कंप्लीट हो गई। टोटल करेंगे इंशाल्लाह टैली होगी इंशाल्लाह। तो टोटल करते हैं जी 27,250 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 3500 प्लस 1,000 माइनस 1,500 प्लस 500 माइनस 1,500 प्लस 2,500 माइनस 500 माइनस 2,000 माइनस 3,350 माइनस 600 माइनस 1,000। तो ये 29,300 की फिगर आई ऑपरेटिंग की पॉजिटिव।
जनरेटेड, मतलब प्रॉपर वर्डिंग लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग में आ जाए, 3500 पॉजिटिव, 28,200 नेगेटिव, 1100 नेगेटिव, 25,800 नेगेटिव, यानी कि यूज्ड। फिर 1000 नेगेटिव, फाइनेंसिंग में सिर्फ 1000 ही है। अब देखते हैं कि क्या हमारा ये टोटल आता है, 29,300, 25,800 माइनस 1,000। ओए 1000 रुपए का फर्क आ गया। 2500 आ रहा है, हालांकि 1500 आना चाहिए था। तो 1000 रुपए की तो गलती हो ही जाती है कहीं ना कहीं। नहीं, बराबर नहीं हो रहा यार, 1000 रुपए की गलती आ गई। 29,300 है, 1000 माइनस किया, 25,800, 1000 रुपए का फर्क आ रहा है। ढूंढ लेते हैं जी 1000 रुपए का फर्क कहां से आ रहा है। अच्छा, पीबीआईटी 27,100 है, मैंने गलती की है, चेक कर देते हैं। 21,750, 3500 और 2000, 27,250 आता है यार। तजीन ये 21,700 नहीं है। टैक्स पेड 3350 है ना, तो 3350 ही लिखा मैंने। टैक्स पेड 3350 ही लिखा हुआ मैंने। ऑपरेटिंग एक दफा टोटल कर ले, मैंने की गलती तो नहीं की ऑपरेटिंग। जी 1000 रुपए का डिफरेंस कहां से ट्रेस करें। बेनिफिट्स 1000 के पे किए हमने, 1000 रुपए का लॉस भी हुआ है, 8500, 9500, 8500, 9500, 1000 का कैश पे किया, 1500 का इंटरेस्ट इनकम है। एनसीए डिविडेंड तो है नहीं ना सर, एनसीए का डिविडेंड तो है ही इस क्वेश्चन में। वो तो हो जाता है, लेकिन तसल्ली जो है ना, लॉस ऑन डिस्पोजल लेस करेंगे इन्वेस्टिंग से, स्कॉर्पियन ने कहा। नहीं यार, लॉस ऑन डिस्पोजल जो है ना, उसको कुछ नहीं करेंगे। 45 वाला चीज हमने 3500 की बेची है। हाँ, ये गलती मैंने की है। मिल गया जी 1000 रुपए का लॉस। हमने जो चीज बेची है ना, उसकी कैरिंग वैल्यू 4500 है। 4500 वाली चीज हमने 3500 की बेची है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की यहाँ पे 4500 लिखना था। 4500 वाली चीज हमने 3500 की बेची है, तो फिर ये 28,200 नहीं 29,200 आएगा। ये चेक कर लें, 4000 और 4500 प्लस 78,200 माइनस 57,500, ये 29,200 आता है। ये 29,200 जो है ना, यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो ये फिगर बनेगी 3500 माइनस 29,200 माइनस 1100, 26,800 टैली हो जाएगी अभी इंशाल्लाह। 29,300 माइनस 26,800 माइनस 1,000। ले जी कैश फ्लो अल्हम्दुलिल्लाह टैली है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें सोल्यूशन का।
यूनुस बुजदार डीबीओ का अकाउंट टैली है। हमने गलती ढूंढ लिया है, गलती कहाँ थी तो हमने वो करेक्शन कर दी है। ठीक है, डीबीओ का अकाउंट बिल्कुल टैली है। और मैंने नीचे प्रॉपर नहीं लिखा हुआ लेकिन है 95 सही। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टी अकाउंट कहते हैं नहीं आ रहा। हाँ जी, अब ठीक है, अब सारे टी अकाउंट तस्वीर में कवर हो गए। चलें जी, तो एक ये इजी क्वेश्चन था कैश फ्लो का, यकीन मैंने ये मतलब कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इसमें ना कोई डिस्पोजल थी ना एक्विजिशन थी। हाँ, बस क्वेश्चन पढ़ के लग रहा था कि काफी कुछ मिसिंग है, ना डिविडेंड के बारे में बताया, ना एनसीए के डिविडेंड के बारे में बताया, ना प्रॉफिट के बारे में बताया, तो इस तरह की कुछ चीजें मिसिंग थी। हाँ, एक चीज जो आपके लिए मुश्किल थी वो थी डीबीओ। वो भी सिर्फ इसलिए कि आपने डीबीओ पढ़ा नहीं हुआ, आपने आईएस 19 नहीं पढ़ा। हालांकि पढ़ा होता तो वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान आसान चीज थी। चले आगे, मजीद कोई कैश फ्लो का क्वेश्चन करना है या बस दिल भर गया? ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ना पीपी2, ये उससे ज्यादा तगड़ा और अच्छा क्वेश्चन था। पीपी3 भी अच्छा ना, कैश फ्लो का एक आईसीएमए का क्वेश्चन था, वो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। पीपी4 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी यहाँ पे। पीपी3 को बेशक छोड़ दे, यहाँ पे पीपी3 आसान है। पीपी2 पीपी4 एक्सीलेंट क्वेश्चन है जी, एक्सीलेंट क्वेश्चन। पीपी5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीपी6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पीपी6 को भी छोड़ दें, पीपी2 और 6 को आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं मजीद क्वेश्चन खुद भी करवा दूंगा, नहीं तो आगे चलें। हाँ खिजर खान, मैं कह तो रहा था कि पास पेपर में ना क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वो क्वेश्चन करवाऊं तो फिर आपको ना 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैं ढूंढ लूँ क्वेश्चन वो कहाँ पे मुझे मिलेगा, या आप भी ढूंढेगा पास पेपर में कि वो क्वेश्चन किसी एक बच्चे ने ना वो पूरा एक फोल्डर बनाया हुआ था, शेयर किया था उसने ग्रुप में, मैं उसी में से ढूंढ लेता हूँ कि वो कुछ ज्यादा पुराना नहीं, 2018 से ऑनवर्ड देख लें आप, आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। जी मुझे ना टाइम लगेगा, 2-4 मिनट मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन क्वेश्चन वो वाकई करने लायक क्वेश्चन था वो। आप भी अगर ढूंढ सकते हैं उस फोल्डर में ढूंढें। एक तो वैसे मुझे क्वेश्चन मिला है
एग्री इक्विपमेंट के नाम से पास पेपर में। ये अटेम्प्ट है समर 19 की। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ओ दीदी क्या ही गलती ना, मतलब वो अगर मिल जाए तो क्या बात है। ये क्वेश्चन भी एग्री इक्विपमेंट, अगर कोई यहां पे शेयर कर सकता है, एग्री इक्विपमेंट समर 19, समर 19 में लिख लूं, मैं बाद में भूल ना जाऊं। समर 19 क्वेश्चन नंबर 3 एग्री के नाम से। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं मिलता ना, फिर मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं। जी मिल गया, मेरी किस्मत खराब है, बस वो क्वेश्चन मिल गया। अच्छा था ना मिलता। ओए होए होए। बहुत उम्दा क्वेश्चन। स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 4, नाम है रोज लिमिटेड। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिर्फ 1 मिनट लगेगा मुझे यहाँ पे स्क्रीन में लाते हुए उसको, क्वेश्चन को। स्प्रिंग 18, स्प्रिंग 18 क्वेश्चन पेपर, इट इज ओपन नाउ। ओके, ले जी आपकी स्क्रीन पे आ गया स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन। ज्यादा टाइम मैंने आपका वेस्ट तो नहीं किया ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर इसका है 4, और आखिर जो मुश्किल क्वेश्चन बन सकता था, मेरा ख्याल है कि ऐसा क्वेश्चन आईसीएमए की हिस्ट्री में कैश फ्लो का क्वेश्चन नहीं आया होगा, और ना ही मुझे लगता है कि ऐसा दोबारा पूछेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने वाला कोई एक्स्ट्रा जीनियस आदमी, जीनियस भी कहना चाहिए और थोड़ा जालिम भी कहना चाहिए, उसने बच्चों के जज्बात के साथ खेला है। चले, ओह क्वेश्चन गायब हो गया, आ गया। रोज लिमिटेड, मतलब खाली क्वेश्चन देखिएगा, इसकी लेंथ देखिएगा खाली क्वेश्चन की। पहला पेज बैलेंस शीट, पहले पेज के एंड पे प्रॉफिट लॉस, और ये चल रहा है दूसरे पेज पे प्रॉफिट लॉस, तीसरे पेज पे स्टेटमेंट एंड इक्विटी, दूसरे पेज के एंड पे फिर नोट शुरू हो रहे हैं, और ये 3 पेजेस का खाली क्वेश्चन है। पता नहीं, लेकिन जो है ना 25 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
मतलब वाकई जिसको क्वेश्चन को ना करके पसीने आते हैं, ये वो क्वेश्चन है। तो इसको शुरू करते हैं। मतलब ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए कि मैक्सिमम क्या हो सकता है आपके साथ एग्जाम में। तो अल्लाह करेगा मतलब आपका क्वेश्चन इससे इजी आएगा। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन आईसीएम में हिस्ट्री। इवन मैं आपको कहूं कि कंसोलिडेशन का कभी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया जितना ये कैश फ्लो का लेंथी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा डरा दिया आपको, ज्यादा डरा दिया मैंने आपको। स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मुश्किल 1 आवर है और 1 आवर में ये क्वेश्चन होगा, ये लेंथी क्वेश्चन। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सीट बेल्ट बांध लें अपने। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने स्टार्ट करना होता है पीबीआईटी से। पीबीटी गिवन है हमें। इसमें अगर मैं फाइनेंस कॉस्ट पेड ऐड कर दूं 4000 की, नहीं अलाइनमेंट खराब तो नहीं होगी। पीबीटी है 22,350, अलाइनमेंट खराब हो गई थी। तो फाइनेंस कॉस्ट पे 4000 अगर इसमें ऐड कर दूं मैं, तो मेरे पास पीबीआईटी आ जाएगा। तो पीबीआईटी से मुझे स्टार्ट करना होता है। पीबीआईटी, हर क्वेश्चन पीबीआईटी से स्टार्ट कर दूंगा। पीबीटी है 22,500, इसमें ऐड कर देंगे 4000, 26,500। ले जी, एक नंबर तो मिल गया ना, 25 में से बाकी रह गया 24। ठीक है, इस तरह से काउंट करते जाएंगे। अब आगे हम ना एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to financial statement of Rose Limited on 1st January 2016. Rose Limited ने acquire किए 8% shares of XYZ Limited. On recognition, Rose Limited had properly designated this investment at fair value through OCI. IFRS 9 आपने पढ़ा होगा। देखिए 8% शेयर है ना किसी कंपनी के, ना वो सब्सिडरी बनती है ना वो एसोसिएट बनती है, तो उसको IFRS 9 के मुताबिक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के ऊपर उसने रिकॉर्ड करने का सोचा। ठीक है जी, उसकी मर्जी। हम देख लें हमारा इस वक्त ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2017 हमारा ईयर एंड है। कब अक्वायर किया था हमने? 2 साल पहले, 1 जनवरी 16 को। ठीक है जी, मान लेते हैं। ओसीआई के ऊपर हमने इस इन्वेस्टमेंट को मेजर किया 31 दिसंबर 2016, पिछले साल तक। 1 जनवरी 2017, इस साल के शुरू में रोज लिमिटेड ने फर्दर 52% ऑर्डिनरी शेयर एक्वायर कर लिए XYZ लिमिटेड के, और उसके ऊपर कंट्रोल हमने ऑब्टेन कर लिया। कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन वाज एज फॉलोज। इसको क्या नाम दें? स्टेप एक्विजिशन। याद है स्टेप एक्विजिशन? क्या हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्वायर किया, लेकिन एक्विजिशन डेट विल बी द डेट जिस डेट पे हमारे पास कंट्रोल आया। अभी कैश फ्लो का वैसे क्वेश्चन में हमने नहीं पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में कि फर्दर एक्विजिशन या स्टेप एक्विजिशन, दो चीजें हमने पढ़ी थी, दो डिफरेंट चीजें। तो ऐसी सिचुएशन में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, ये सारा कुछ अब हमने करके देखना है। अब इसके नीचे भी कुछ वो फरमा रहा है तो वो भी पढ़ देते हैं। ये पूरा बुलेट जो कि अगले पेज तक जा रहा है, ये उस कंपनी से रिलेटेड है जिसको हमने एक्वायर किया, जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। एट 1 जनवरी 17, the fair value of 8% holding in XYZ Limited held by Rose Limited at the time of business combination was 2.5 million. Do you remember? हमने पढ़ा था कि हम जब कंट्रोल ऑब्टेन करेंगे तो पिछली इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे हमने फेयर वैल्यू कितनी पे की। तो 2.5 मिलियन, ऑल फिगर्स इन 1000, तो 25 लाख को मैं 2500 लिख रहा हूँ। हमने जो पिछली इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, उसको फेयर वैल्यू पे लेंगे। डू यू रिमेंबर कि स्टेप एक्विजिशन में बात की हुई थी हमने कि जिस दिन कंट्रोल आएगा, जिस दिन हम कंट्रोल ऑब्टेन करेंगे, तो पिछली जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको फेयर वैल्यू पे कंसीडर करेंगे। तो उसकी फेयर वैल्यू 2500 है। एंड फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इन XYZ लिमिटेड वाज 1 मिलियन। ले जी, एनसीआई की फेयर वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है हमसे फुल गुडविल कैलकुलेट करवाना चाहता है हमसे। तो इस क्वेश्चन में हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे जिस तरह कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के क्वेश्चन में करते हैं। नो गेन और लॉस
on 8% holding in XYZ Limited has been reported in financial statement prior to जनवरी 2007। वो XYZ ने कहता है कभी गेन रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट उसने 2000 की कभी की थी तो वो 2000 की ही लिखी हुई है, वो ही इन्वेस्टमेंट चली आ रही है। ठीक है जी, बड़ा गलत किया उसने। The purchase consideration at 1st January 2017 comprised 7.5 million cash and 7.5 million shares। ये 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ना, उसका वो ब्रेकअप दे रहा है कि 7.5 मिलियन कैश है और 7.5 मिलियन के शेयर्स है। The fair value of identifiable net assets was excluding deferred tax asset। deferred tax asset के अलावा वो ये कह रहे हैं कि ये चीजें ऐसी, deferred tax asset को हम अगर उसमें शामिल नहीं है तो हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, फिर टैक्स बेस, हाँ यहाँ पे अब वो डेफर्ड टैक्स की बात करेगा तो ये काफी लंबी बात हो गई, काफी लंबी बात हो गई। इस इंफॉर्मेशन को इतना सारा पढ़ के ना एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर इसको पेपर पे लिखना और इसकी वर्किंग करना ही बहुत मुश्किल है। तो बेहतर है थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में इंफॉर्मेशन पढ़ें, जितनी पढ़े उतनी कर लें, अपनी वर्किंग कर लें। जैसे मुझे यहाँ पे एक वर्किंग यहाँ पे कर देनी चाहिए थी इस जगह पे कि इन्वेस्टमेंट की वर्थ क्या है। मैं वर्किंग नंबर 2 याद करें, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो वर्किंग 2 करते हैं, तो मैं उस तरह की एक वर्किंग करने लगा हूँ जिसको हम गुडविल का नाम देंगे। वर्किंग नंबर 2 गुडविल, मतलब वर्किंग नंबर 2 यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए वर्किंग 2 बोल रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हम बैलेंस शीट बनाते हुए क्या वर्किंग करते थे। इन्वेस्टमेंट हमने की है 2 तरह की, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की है कैश में और कुछ इन्वेस्टमेंट की है हमने शेयर्स में। इन्वेस्टमेंट हमने कैश में की है 7.5 मिलियन की और शेयर्स में की है वो भी 7.5 मिलियन की। इस तरह से मिला के बनता है 15 मिलियन। लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमने आज की है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमने आज की है। इससे पहले भी हमने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है 2000 की, आज उसकी वर्थ बनती है 2500। 2500 तो 500 का गेन भी है। अच्छा, ऑल फिगर्स इन 1000 तो मैं 3 जीरो आखिर वाले रिमूव कर देता हूं। हमने इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है 2500 की, लेकिन ये प्रीवियस इन्वेस्टमेंट असल में 2000 की थी, तो 2000 से 500 का गेन हुआ। ये गेन उस शरीफ आदमी ने रिकॉर्ड नहीं किया, उसने रिकॉर्ड नहीं किया, उसको ये रिकॉर्ड करना चाहिए था। चलें देखते हैं। लेस, सॉरी, इसमें फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए भी क्वेश्चन बताइए, तो फिर हम इसमें से लेस करेंगे नेट एसेट्स। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए उसने हमें बताई है 10 मिलियन की, 10 मिलियन की, और नेट एसेट्स कितने हैं 22,500 के। इसमें प्रॉपर्टी प्लांट इंटेंजिबल ट्रेड कैश सब कुछ है। अभी आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ कि जब कंपनी को एक्वायर करते हैं तो कैश कितना लिखते हैं इन्वेस्टिंग में, जो पॉइंट कल डिस्कस किया था वो भी हम उस पर आते हैं। लेकिन अभी पहले गुडविल कैलकुलेट कर लें। 22,500 की नेट एसेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट शामिल नहीं है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट की बात अभी करते हैं। तो हम पहले लिख लें कि एनसीए की फेयर वैल्यू है 10 मिलियन। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो बनती है ना वो इस तरह से ऐड कर लें, 17,500, 27,500 लेस नेट एसेट्स कर लें। नेट एसेट्स उसने भी बताया 22,500, 22,500 उसने बताया, ये 22,500 टोटल।
लेकिन इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट शामिल नहीं है। अब डेफर्ड टैक्स एसेट देखते हैं। टैक्स बेस ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स वाज 20 million एट 1 जनवरी 17 और उसका टैक्स रेट है 30%। अच्छा ये बताएं कि आपको IS-12 याद है? आपने पढ़ा होगा इनिशियल अपने प्रीवियस पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में IS-12। चले अगर तो याद है ना फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो 20,000 के आइडेंटिफाइबल टैक्स बेस ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 20 million है। देखिए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस को टेम्पोररी डिफरेंस कहते हैं। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस को टेम्पोररी डिफरेंस कहते हैं। कैरिंग अमाउंट 22,500 है, ये वाली 22,500 कब? 1 जनवरी 17 को। टैक्स बेस कितनी है? 20 million। इसका मतलब है टेम्पोररी डिफरेंस 2500 क्या है, और 2500 का 30% लेने तो DTL आ जाएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2500 का 30% 750 बनता है मेरा ख्याल। 750,000 ऑल फिगर्स इन 1000 तो 750 लिखेंगे। तो 750 की DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के साथ क्या सलूक करेंगे? इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के साथ हम इसको ओवरऑल एसेट में से माइनस कर देंगे 750। तो इसका मतलब है टोटल एसेट्स उसके बने हैं 27,500 माइनस, अच्छा 22,500 माइनस 750, 21,750। तो यहां से गुडविल हमारे पास आ जाएगी, और ये फुल गुडविल है, याद रहे ये फुल गुडविल है। 27,500 माइनस 21,750, 5,750। अब गुडविल का जब हम अकाउंट बनाएंगे ना तो उसमें इसका जिक्र होगा कि हमने जो कंपनी अक्वायर की है उसके साथ 5,750 की गुडविल हमने अक्वायर की है, हमने पे किया। तो बच्चों ये थी वो चीज जिसकी हम कल बात कर रहे थे। कल तो प्लेट में रख के हमें गुडविल दे दी, या बड़ी आसान थी गुडविल, लेकिन यहाँ पे प्लग पता गया है कि गुडविल की वर्किंग के लिए हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ी और उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। नाउ आई शो यू गुडविल अमाउंट इन बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको गुडविल नजर आएगी जो कि पिछले साल 24, इस साल 34 थी। 24 से कम होकर 34 हो गई। तो अभी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कोई और कंपनी भी एक्वायर की हो। तो ये इतना लेंथी क्वेश्चन है कि हो सकता है कोई और कंपनी एक्वायर की हो या डिस्पोज की हो। अभी मैं बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट नहीं करूंगा। अभी मैं बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूं तो ये कंफ्यूजन होगी। तो बाद में हम बैलेंसिंग फिगर एक ही दफा कैलकुलेट करेंगे। जी शाहताज अली खान, आप जरूर पूछें अपना क्वेश्चन। शाहताज अली खान, आपने, मुझे यूं लग रहा है आपके क्वेश्चन से कि आपने कंसोलिडेशन के काफी सारे लेक्चर मिस किए हैं, क्योंकि हमने काफी सारे लेक्चर के अंदर फुल गुडविल का कंसेप्ट यूज किया। तो फुल गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो फेयर वैल्यू ऑफ NCI को इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाते हैं। शाहताज, आपने कंसोलिडेशन के लेक्चर मिस किए थे? चलें, जब आप वो कंसोलिडेशन के पिछले लेक्चर सुनेंगे ना, अगर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है और क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ NCI का कंसेप्ट नजर आएगा, फुल गुडविल का कंसेप्ट नजर आएगा। तो फुल गुडविल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम फेयर वैल्यू ऑफ NCI को इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं। ठीक है। वैसे शाहताज अली खान, वीडियो लेक्चर सुनने का ऐसा कोई फायदा नहीं है जब साथ साथ आप क्वेश्चन ना करें, तो साथ साथ क्वेश्चन भी करें। अच्छा, स्कॉर्पियन ने गलती बताई कि मैंने ओपनिंग को क्लोजिंग और क्लोजिंग को ओपनिंग लिख दिया। लेट मी चेक अगेन। ओपनिंग 24 और क्लोजिंग 34 नहीं, बल्कि ओपनिंग 34 और क्लोजिंग 24 है। यार मुझसे कितनी गलतियां हो जाती है, तो गलतियां हो जाती है ना।
ओपनिंग 34, क्लोजिंग 24। मैं अगर अभी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूं तो इंपेयरमेंट यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन हमें अभी कोई बेसब्री नहीं है। हम स्कूल से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाद में इन टीयर कॉल्स को कंक्लूड करेंगे। तो मेरा फोकस है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला बुलेट हमने लंबा चौड़ा बुलेट पढ़ भी लिया, कर भी लिया। लेकिन एक चीज मैंने उसका इफेक्ट नहीं किया, मुझे अचानक याद आया कि 2500 वाली इन्वेस्टमेंट मैंने 2500 लिखा है, हालांकि इन्वेस्टमेंट तो हमारी 2000 की थी। तो इसका मतलब है 500 का इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज हुआ वो गेन है। तो इन्वेस्टिंग रिलेटेड आइटम को क्या करते हैं, पीबीआईटी के नीचे हम नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगर कोई ऐसी इनकम है जिसका इन्वेस्टिंग से ताल्लुक है उसको यहाँ से माइनस कर देते हैं। गेन ऑन प्रीवियस इन्वेस्टमेंट, हमें प्रीवियस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 500 का गेन हुआ वो माइनस करेंगे। ठीक है, चलें आगे चलेंगे। आगे इंफॉर्मेशन, अब ये मुकम्मल हो गई ये वाला बुलेट। सेकंड बुलेट पे आते हैं। 31 दिसंबर को मेड अ राइट इशू, 4 के बदले में 1। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड रेज्ड 2.5 मिलियन कैश। 2.5 मिलियन कैश हमने रेज किया। तो कहाँ लिखें, फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग के लिए ना कोई 12-15 लाइनें छोड़ देनी चाहिए, लंबा क्वेश्चन है, 12 एक लाइनें छोड़ देनी चाहिए, 12-13। इन्वेस्टिंग लिखेंगे, नहीं मैंने कम छोड़ी है स्पेस। इन्वेस्टिंग नीचे लिखेंगे थोड़ा सा और फिर इन्वेस्टिंग में कुछ 6-7 लाइनें छोड़ देना काफी होंगी। फिर फाइनेंसिंग लिखेंगे। फाइनेंसिंग में हम लिखेंगे कैश फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। कितना, 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन को 2500 लिखेंगे। ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड। क्वेश्चन के शुरू में हम लिख देंगे ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड। अच्छा बच्चों, वो बात तो हमने की नहीं इन्वेस्टमेंट की जो हम बात कर रहे थे। सब्सिडरी को हमने अक्वायर किया ना, हमने कितने पैसे दे के अक्वायर किया, कितने पैसे दे के अक्वायर किया, तवज्जो फरमाए। हमने 7.5 मिलियन का कैश दिया। तो मुझे ये इन्वेस्टिंग में लिखना नहीं चाहिए था, कैश पेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। हाँ, फिगर आप बताएं कितना लिखूं। हमने 7500 का कैश पे किया, 7500, 7.5 मिलियन है, लेकिन आप फिगर 1000। कितना कैश लिखूं बच्चों, 7500 का कैश पे किया, लिख दूं 7500। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, 3500 माइनस करेंगे। 7500 हमने पे किया, लेकिन जो कंपनी हमने अक्वायर की है ना उसके साथ 3500 का कैश आया भी है, ये 3500 का कैश। तो 7500 पे किया, 3500 आ गया, हम लिखेंगे 4500। हमने 7500, मैं थोड़ा सा और आगे करके ये बता शो कर देता हूँ। बज़ाहिर हमने 7500 पे किया, लेकिन हमें 3500 मिला भी है, तो 4500 की इन्वेस्टमेंट हमने की है। 4500, चार हजार, सॉरी 4000, 7500 माइनस 3500, 4000।
तो यू हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। अच्छा, यानी कि अभी इंफॉर्मेशन 1 मुकम्मल ही नहीं हुई थी, मैं आगे चला गया। इसी इंफॉर्मेशन में कुछ और चीजें हमें समझ आती कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी एक्वायर किए, इंटेंजिबल रिसीवेबल भी। तो अभी बेसिक कंक्लूड नहीं करते, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अभी बहुत सारी एडजस्टमेंट और आ सकती है, इंटेंजिबल की आ सकती है, बाकी चीजों की भी आ सकती है। तो हम ना सिर्फ टी अकाउंट में लिख देते हैं कि हमने कुछ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्विजिशन से हासिल किए। कितने हासिल किए हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्विजिशन से? 7500, 9000 इंटेंजिबल और रिसीवेबल 2500। 7500 इंटेंजिबल का जब अकाउंट बनाएंगे तो 9000, और जब रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे वहां पे हम लिखेंगे 2500। इस तरह से जब हम टी अकाउंट को कंक्लूड करेंगे तो बाकी फिगर्स हम देख लेंगे। अभी तो बहुत कुछ आ सकता है नीचे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो सकता है हमने कई खरीदे और बेचे हो, तो अभी हम कंक्लूड नहीं करेंगे। शेयर इशू दोबारा बता दूं, खिजर शेयर इशू तो बड़ा सिंपल है कि उसने क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन नंबर 2 में बताया था कि 2500 का हमने कैश रेज किया शेयर इशू करके। ठीक है, तो खिजर आपके क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। अब हाफिज नुमान 3500 माइनस करेंगे जी इन्वेस्टिंग के अंदर, 3500 माइनस करके 4000, ठीक कह रहे हैं, वो 4000 मैंने लिख दिया, मैंने गलती की थी, 3500 माइनस करके 4000 आया। चले चले, ठीक है ठीक है। अब इंफॉर्मेशन नंबर 1 अब मुकम्मल हुई, इंफॉर्मेशन नंबर 2 मुकम्मल हो गई, इंफॉर्मेशन नंबर 3 पे आते हैं। ये थर्ड बुलेट पे, रोज लिमिटेड ऑपरेट्स डीबीओ, अगेन डिफाइंड बेनिफिट का प्लान आ गया। द करंट सर्विस कॉस्ट जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है फॉर द ईयर एंडेड वाज 5 मिलियन। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस को हम ऊपर लिख देंगे ऑपरेटिंग में। एड करंट सर्विस कॉस्ट, फिगर ही भूल गया मैं, 5 मिलियन। यस, करंट सर्विस कॉस्ट थी 5 मिलियन, ऐड कर देंगे, आगे चलेंगे। Rose Limited enhanced the benefit on 1st January 17. However, these do not vest until vest. These do not vest until 31st December 2019. ये अगेन वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग क्या होता है ये भी हमें IAS 19 पढ़ के पता चलेगा। अभी जो कैश फ्लो से रिलेटेड बात है उतनी मैं समझा दूंगा। टोटल कॉस्ट ऑफ एनहांसमेंट इज 3 मिलियन, मतलब 3 मिलियन से हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ गई, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है। Net interest cost 1 million is included in finance cost. 1 million की फाइनेंस कॉस्ट भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब ना मैं डीबीओ का टी अकाउंट बनाऊंगा, और उसका अकाउंट बनाने के लिए मुझे बैलेंस शीट में डीबीओ की अमाउंट देखनी पड़ेगी, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की, तो जिसको पेंशन लायबिलिटी भी कहते हैं। तो ये आ रही है 11,000 और 12,500। ओपनिंग 11,000 और क्लोजिंग 12,500। डीबीओ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कहते हैं इसको। ओपनिंग 11,000, क्लोजिंग 12,500। करंट सर्विस कॉस्ट उसने भी बताई थी 5,000। एनहांसमेंट उसने बताई थी अभी बहुत लेंथी डिटेल है, बहुत लेंथी डिटेल है।
11,000 और 12,500, ठीक है, मैंने डाटा से इनपुट कर दिया। अब अगर डाटा से इनपुट कर दिया है तो डीबीओ 7500 हमने कैश पे किया होगा, 11, 5, 16, 3, 19 और 21, और बैलेंसिंग फिगर 7500 आ गई। इसमें नॉन कैश एक्सपेंस है 8,000, सॉरी 9,000, 9,000 सारे का सारा नॉन कैश एक्सपेंस है। इसमें से अगर इंटरेस्ट को हम अलग कर भी देना, इंटरेस्ट को अलग इसलिए कि इंटरेस्ट पेड हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 8,000 नॉन कैश एक्सपेंस है और 7500 की पेमेंट है, तो 7500 की पेमेंट हम अलग से लिखेंगे। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन पेड 7500, ऑपरेटिंग में एंड में नॉन कैश एक्सपेंस ऊपर 8,000, मैंने जहां 5 लिखा था इसको हम 8,000 कर देंगे। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन से रिलेटेड नॉन कैश एक्सपेंसेस 8,000, और हमने जब पे किया ऑपरेटिंग के एंड पे हम क्या क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट पेड लिखते हैं, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड टू एनसीआई, डिविडेंड पेड टू अदर शेयर होल्डर्स, और फिर डिफाइंड बेनिफिट या रिटायरमेंट बेनिफिट पेड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेड 7,500। तो ये पेमेंट्स हमने लेस की और ऊपर नॉन कैश एक्सपेंसेस 8 मिलियन का ऐड किया। तो ये हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी थर्ड या फोर्थ बुलेट। आगे चलेंगे, थर्ड बुलेट पढ़ा था हमने, फोर्थ बुलेट पढ़ने लगे। रोज लिमिटेड हैड एक्सचेंज सरप्लस लैंड with a carrying value of 5 million for cash of 7.5 million and plant valued 2 million. The transaction has commercial substance. Depreciation for period 13.5 million की, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है कि इस साल की डेप्रिसिएशन 13.5 मिलियन है, ठीक है। अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को दोबारा पढ़ते हैं। एक्सचेंज किसके बदले में क्या किया, लैंड अपनी दे दी जिसकी कैरिंग वैल्यू 5 मिलियन है, फॉर अ कैश ऑफ 7.5 मिलियन एंड प्लांट ऑफ 2 मिलियन। हमने इसके बदले में एक प्लांट लिया 2 मिलियन का और कैश लिया 7.5 मिलियन का। तो देखिएगा, प्लांट डेबिट 2 से, कैश डेबिट 7.5 से, लैंड क्रेडिट 5 से। तो बाकी गेन हुआ होगा हमें कितना, 4.5 का। ये एंट्री सबको समझ आती है एक्सचेंज की, ये एक्सचेंज की एंट्री समझ आती है। 2 से प्लांट आया, 7.5 से कैश आया, लैंड गई 5 की, 9.5 के एसेट आए, 5 के एसेट गए, तो रिमेनिंग 4.5 से गेन हुआ। चलें, अब इस एंट्री का इफेक्ट देखिएगा, और फिर अगली बात है डेप्रिसिएशन 13.5, इस एंट्री का इफेक्ट कैश फ्लो भी और टी अकाउंट पे भी। 13.5 की डेप्रिसिएशन, फिर गेन ऑन डिस्पोजल था, गेन ऑन डिस्पोजल था 4.5। गेन को क्या करना है, लेस
चलो अब दोबारा देखिए कि हमारा ये एसेट कितने से इंक्रीज हुआ, कितने से डिक्रीज हुआ। 5 से इंक्रीज हुआ, सॉरी 2 से इंक्रीज हुआ, 5 से डिक्रीज हुआ। और गेन आया 4.5 का। 5 से लैंड डिक्रीज, 2 से प्लांट इंक्रीज। डिस्पोजल 5 से, 2 से प्लांट आया, विदाउट कैश आया, मतलब हमने कैश बल्कि लिया है। तो डिस्पोजल के ऊपर हमने 7.5 का जब कैश लिया तो हमारा गेन हुआ, वो एक अलग कहानी है। डिस्पोजल अकाउंट बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, वो डिस्पोजल अकाउंट बनाए बगैर हमने गेन कैलकुलेट कर लिया, तो हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो 2000 से प्लांट आया, 5000 से डिस्पोजल हुई, 13500 से ओवरऑल डेप्रिसिएशन हुई। तो ये कहानी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। ये इंफॉर्मेशन इस तरह से मुकम्मल हो गई। बच्चों लेंथी जरूर है, मुश्किल भी है, लेकिन इसके बावजूद आप मुझे रोक सकते हैं कहीं अगर समझ ना आए तो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड से क्वेश्चन करूँ और ताकि टाइम पे हो सके। तो ये इंफॉर्मेशन सबको समझ आ गई। इस इंफॉर्मेशन में 2 बातें थी, एक्सचेंज और फिर दूसरा डेप्रिसिएशन। और एक्सचेंज के ऊपर एक एसेट गया, एक एसेट आया, कैश कितना गया, गेन कितना हुआ, ये सारी बातें हो गई। 2-3 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी बच्चे खामोश रहते हैं। थर्ड लास्ट बुलेट, नेक्स्ट पॉइंट, the goodwill relating to all subsidiaries have been impairment tested in year 31st December 2017 and impairment accounted for. The goodwill impairment relates to those subsidiaries which were 100% owned. वो कहना चाह रहा है कि हमने गुडविल की इम्पेयरमेंट चेक की और इम्पेयरमेंट हुई है, कितनी हमें बता नहीं रहा हूं, लेकिन वो कह रहा है कि गुडविल ये उन कंपनीज की है जो 100% ओन है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि इम्पेयरमेंट का एनसीए से कोई ताल्लुक नहीं। इस बात में वो कहना चाह रहा है इस इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का एनसीए से कोई ताल्लुक नहीं है। अदरवाइज आपको पता है कि जब फुल गुडविल हो तो उसकी इम्पेयरमेंट का कुछ पोर्शन एनसीए को भी जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि आप एनसीए में ना लेके जाएं कि इस गुडविल का ताल्लुक उस कंपनी से है, उस सब्सिडरी से है जो 100% ओन्ड है। अब इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल मैं कैसे कैलकुलेट करूं? शायद प्रॉफिट लॉस में कहीं दियो, और अगर नहीं भी दियो तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गुडविल का ओपनिंग क्लोजिंग हमें पता है 3424, हमने थोड़ी देर पहले अकाउंट बनाया। और इस गुडविल का अकाउंट बनाने के बाद अब हम कह सकते हैं कि जो बाकी बैलेंसिंग फिगर है वो इम्पेयरमेंट है, और इस इम्पेयरमेंट का एनसीए से कोई ताल्लुक नहीं। 34,000 प्लस 5,750, 39,750, में से 24,000 माइनस कर दिया गया तो 15,750 की इम्पेयरमेंट है। 15,750 की इम्पेयरमेंट है। ये इम्पेयरमेंट नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम है तो ऑपरेटिंग में जहां डेप्रिसिएशन हमने ऐड किया है, इम्पेयरमेंट भी ऐड कर देंगे। ले जी, एक और इंफॉर्मेशन कंक्लूड हुई, वो हमने कर दी। अब सेकंड लास्ट इंफॉर्मेशन, डेफर्ड टैक्स 5 लाख का अरोज हुआ ऑन गेन ऑफ फाइनेंशियल एसेट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। कितनी जालिम इंफॉर्मेशन है, और एसोसिएट ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया, ये इंफॉर्मेशन आसान थी। अच्छा, डेफर्ड टैक्स उस गेन से रिलेटेड है जो गेन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। तो आईएस 12 का रूल ये है कि जब गेन ओसीआई में जाएगा उसका डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई में जाएगा। लेट मी शो यू हियर ओसीआई इन दिस क्वेश्चन। ओसीआई गिवन है, ये ओसीआई गिवन है,
बल्कि यहां से शुरू होगी। इसमें गेन 1000 है, लेकिन इसमें जो डेफर्ड टैक्स उसने बताया था वो यहाँ उसने अलग मेंशन नहीं किया, लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन वो बता रहा है कि डेफर्ड टैक्स 500 का अराइज हुआ है गेन की वजह से। तो डेफर्ड टैक्स का जब हम टी अकाउंट बनाएंगे, हम टैक्सेशन का कंबाइंड टी अकाउंट बनाते हैं हमेशा, चाहे वो करंट टैक्स हो चाहे वो डेफर्ड टैक्स हो, हम कंबाइंड टी अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है, क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है, कंबाइंड लिखेंगे। देखिए बैलेंस शीट में हमें डेफर्ड टैक्स अलग से नजर आ रहा है, करंट टैक्स अलग से नजर आ रहा है, और अक्सर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही होता है। 20,500 और 15,000 को ऐड करते हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को ऐड करें, ओपनिंग ऐड करें तो कितना बनता है 35,500। क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स को ऐड करें 16 और 17 34,000, 16,500 17,500 34,000। ओपनिंग 35,500, क्लोजिंग 34,000। 35,500 और 34,000। अब देखें इस साल टैक्स कितना राइज हुआ, टैक्स एक्सपेंस कितना है ये प्रॉफिट लॉस से पता चलेगा। इनकम टैक्स एक्सपेंस 5500, का टैक्स है। तो यहां से टैक्स पेड हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। एक मिनट, टैक्स पेड 35,500 5500 माइनस 34,000। इसमें एक टैक्सेशन वो भी है जो हम एक्विजिशन के वक्त, मुझे याद पड़ता है अभी हमने एक्विजिशन के वक्त कोई टैक्सेशन ये वाले 500 नहीं 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 नहीं, ये 750 का टैक्स, ये 750 का टैक्स हमने जो कैलकुलेट किया था, मैं आपको दोबारा वो पेज दिखा देता हूँ। ये 750 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो एक एक्विजिशन की वजह से भी राइज हुई है, एक्विजिशन की वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी राइज हुई है 750 की। फिर अभी उसने क्वेश्चन में हमें कहा कि 500 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओसीआई की वजह से भी राइज हुई है, ओसीआई की वजह से। तो 500 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओसीआई में भी डेबिट हो गई है, ओसीआई डेबिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या लायबिलिटी क्रेडिट। अब देखें बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है, 35,500 प्लस 5500 माइनस 750 माइनस प्लस 750 प्लस 500 माइनस 34,000, ये बनता है 8,250। ये टैक्स पेड है, वेरी इंटरेस्टिंग टैक्स पेड। ओपनिंग फिर सुन लें कि ओपनिंग करंट और डेफर मिला के, क्लोजिंग करंट और डेफर मिला के एक्सपेंस हमें प्रॉफिट लॉस से लिया। एक फिगर आई थी एक्विजिशन के वक्त और एक फिगर उसने बताई कि 500 का टैक्स प्रॉफिट लॉस में नहीं आ रहा, ओसीआई में आ रहा है। देखिए ये तो प्रॉफिट लॉस से लिया ना हमने, तो सारा टैक्स प्रॉफिट लॉस में नहीं आता, कुछ ओसीआई में भी आ रहा है। तो प्रॉफिट लॉस वाली फिगर भी ले ली, ओसीआई वाली फिगर भी ले ली, एक्विजिशन वाली फिगर भी आ गई, तब आगे बैलेंसिंग हमारे पास आई 8,250 टैक्स पेड, 8,250।
तो जो जो हम टेक्निकल वर्किंग कर रहे हैं ना, उसका हम वर्किंग का रेफरेंस जरूर दे देंगे। तो वर्किंग का रेफरेंस आप जरूर देंगे। ले जी, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन सारी पढ़ लें। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लें तो बोझ काफी उतर जाता है। अब बैलेंस शीट का एक एक आइटम हम तरतीब से देखेंगे और उसका कैश फ्लो में इम्पैक्ट हम लेंगे। तो काफी कैश फ्लो अभी तक भी बन चुकी है। हसन अरशद, IS-12 का कंसेप्ट है। आप ना IS-12 में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, रीवैल्यूएशन। उस वक्त आपने ये तो नहीं पढ़े थे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, लेकिन आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा IS-16 का रीवैल्यूएशन। अगर कोई मैं बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी रीवैल्यू करता हूँ, उस रीवैल्यूएशन की वजह से डेफर्ड टैक्स अराइज होता है। वो डेफर्ड टैक्स जो रीवैल्यूएशन की वजह से अराइज होगा ना, वो डेफर्ड टैक्स रीवैल्यूएशन को ही चार्ज होगा। मैचिंग कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट है कि अगर इनकम प्रॉफिट लॉस में गई है, उसका टैक्स भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और अगर इनकम OCI में गई है तो उसका डेफर्ड टैक्स या करंट टैक्स जो भी है वो भी OCI में जाएगा। लेकिन ये एक बात अलग है कि जो OCI में इनकम जाती है उसके ऊपर करंट टैक्स राइज नहीं होता, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स राइज होता है, क्योंकि OCI में वो इनकम जाती है जो रियलाइज अभी नहीं हुई होती, और टैक्स वाले भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते जब तक रियलाइज ना हो जाए, तो डेफर्ड टैक्स राइज होता है। तो डेफर्ड टैक्स अगर उस इनकम के ऊपर आ रहा है जो इनकम OCI में, तो डेफर्ड टैक्स भी OCI में जाएगा। तो उसने क्वेश्चन में खुद बताया, ये हमने अपनी तरफ से 500 की कोई एजम्पशन नहीं ली, उसने क्वेश्चन में खुद बताया कि 500 का डेफर्ड टैक्स उस गेन के ऊपर है जो गेन OCI में गया। तो इट इज अंडरस्टूड कि अब ये डेफर्ड टैक्स भी OCI में ही गया होगा। ठीक है बच्चों, चले, मैं कह रहा था कि जब सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लें, अब आपका काम क्या होगा कि एक एक आइटम पढ़ेंगे बैलेंस शीट का, उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि कहां कहां जाना है। चलें शुरू करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। 1,27,000 और 1,63,500। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओपनिंग 1,27,000, क्लोजिंग 1,63,500। अब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया ना, अब मुझे कोई ये टेंशन नहीं है कोई और एक्विजिशन ना हो, कोई डिस्पोजल ना हो, सब कुछ जो था वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अब बैलेंसिंग फिगर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो जरूरी नहीं है कि वो परचेज किया हो सकता है वो रीवैल्यू किया हो। तो रीवैल्यूएशन गेन को हम एक दफा फिर देख लेंगे। 1,63,500, 13,500, 5,000। तो इस साइड पे तो आता है 182,000, और इस साइड पे आता है 1,27,000, 7,500 और 2,000। ये 1,34,700 आता है। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर लाजमी आती है कोई ना कोई इंक्रीज की। अब देखना यह है कि क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सिर्फ परचेज होने से इंक्रीज होते हैं? नहीं, रीवैल्यूएशन की वजह से भी हो सकते हैं। तो देखेंगे क्योंकि रीवैल्यूएशन तो नहीं हुई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, ये कैसे पता चलेगा? हमें इक्विटी में रीवैल्यूएशन रिजर्व से पता चलेगा। यहाँ पे अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी आ गया। अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी का मतलब पता क्या है? शेयर कैपिटल रिटेनिंग के अलावा कुछ भी। तो अब ये क्या है हमें तो नहीं पता कि ये रीवैल्यूएशन है कि क्या है। अब हम ना वो देखेंगे OCI, और OCI में पता चल जाएगा कि शायद कोई रीवैल्यूएशन हुई है। तो OCI यहाँ पे आ रही है जी, लॉसेस ऑन प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन। गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट, ये OCI का गेन आ रहा है। लॉसेस ऑन प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन 3,500। नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट गेन ऑन 4,000 का गेन आ रहा है, जिसको हमने कंसिडर नहीं किया था, ये गलती हो गई। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन पे 4,000 का, सॉरी 3,500 का लॉस है। 3,500 का लॉस, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर ये बता नहीं रहा हमने। अब प्रॉपर्टी हमारे पास दो तरह की है। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन में गिवन है, ये
लेकिन इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 4,000 का लॉस ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन 3500, ये वो 3500 इसके ऊपर हो नहीं सकता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि ये वैल्यू तो बढ़ रही है। तो जी 3500 का लॉस हुआ है, और लॉस होगा तो प्रॉपर्टी प्लांट की कीमत क्रेडिट साइड पे आएगा। पैंतीस सौ का लॉस है। अगर ये 3500 का लॉस है तो फिर ये फिगर और बढ़ जाएगी, ये 182 नहीं रहेगी, 185,500 हो जाएगी। आ रहा ना मजा इस क्वेश्चन को करके? यकीनन आप लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे इस क्वेश्चन को करके। 185,500 इसमें से 127 माइनस कर दिया, 7500 माइनस कर दिया, 2000 माइनस कर दिया, मेरा गला बैठ गया। 49,000 का डिफरेंस आ रहा है। 49,000 के हमने एसेट खरीदे होंगे, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 49,000 इन्वेस्टिंग में। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 49,000। अपनी तसल्ली करना चाहते हैं एस टी अकाउंट को टोटल करके, तो ये टी अकाउंट आपके सामने है, इसको एक दफा फिर देख लें। 49,000 बैलेंसिंग फिगर कैसे आए? ठीक हो गया, बता दिए क्वेश्चन। अभी बैलेंस शीट में बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पहला आइटम हमने पढ़ा। हाफिज नुमान यकीन जाना, ये क्वेश्चन वाकई ऐसा है जिसपे हालांकि मैं तकरीबन कई सेशन में बच्चों को करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, उसके बावजूद भी जब मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ तो टाइम लगता है इसके, मतलब इतना लेंथी है, इतना लेंथी है कि इसके ऊपर बड़ा टाइम लगता है। मतलब मेरा अगर ये कम अज कम 1 घंटा अगर लग रहा है, वैसे मेरा घंटा इसलिए लग रहा है कि मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन ये कंफर्म है कि स्टूडेंट इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन के ऊपर 1 घंटा लाजमी लेंगे, लाजमी लेंगे। आगे चलते हैं। बैलेंस शीट को जनाब एक एक आइटम को तरतीब से देख रहे हैं। पहला आइटम हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 3,000 से बढ़ के 4,000 की होगी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का 1,000 रुपया बढ़ना ये गेन है। गेन है तो ऑपरेटिंग में से माइनस कर देंगे। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1,000 का गेन माइनस। फिर उसके बाद गुडविल है, गुडविल का इम्पैक्ट हम ले चुके। इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल का हमने अकाउंट तो बनाया था, कंक्लूड नहीं किया था, तो इंटेंजिबल का अकाउंट कंक्लूड करते हैं। ओपनिंग इंटेंजिबल कितने हैं, क्लोजिंग इंटेंजिबल कितने हैं? ओपनिंग इंटेंजिबल 36 और 42,500, ये बनता है 45 45, तो 2500 की अमोर्टाइजेशन है। ये अमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन की तरह नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको भी ऐड करेंगे। अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन ऐड कर दी है मैंने, गलती से ब्रैकेट लगा दी, अमोर्टाइजेशन ऐड कर दी। चलो मजा आ रहा है। इंटेंजिबल के बाद हमें नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 27,000 की। ओपनिंग कोई नहीं है, क्लोजिंग है 27,000 की। क्या सारी इन्वेस्टमेंट हमने इस साल की है या हमें कोई गेन भी हुआ है? अगर हमें कोई गेन हुआ है तो वो प्रॉफिट लॉस में नजर आएगा, जो कि नजर आ गया 3,000 का गेन हुआ, यानी कि असल में इन्वेस्टमेंट हमने 27 की नहीं की।
जस्ट इमेजिन सिद्रा, जस्ट इमेजिन कि मैं कितना थक गया। मैंने अभी वहां पे 2500 कैलकुलेट किया और लिखा 5000 है। थैंक यू सिद्रा, आपने हमारी गलती ठीक करवा दी, करेक्शन फरमा दी। मैंने यहाँ पे 2500 लिखी है मॉडल से, लेकिन वहां पे 5000 गलती से लिखी थी। चले, अरे वाह, चक्कर आ रहे होंगे आपको, क्योंकि मैं क्वेश्चन कभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कभी सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, कभी टी अकाउंट दिखा रहा हूँ, तो दिमाग घूम गया होगा, लेकिन बर्दाश्त करो। मैं क्या पढ़ रहा था और कहा आपने इन्वेस्टमेंट आपने एसोसिएट के अंदर 24 की होगी, ये 27 नजर आती है। 27 असल में ये 3000 का गेन हुआ, ये नजर आया आपको 3000 का गेन प्रॉफिट लॉस। तो आपने इन्वेस्टमेंट इनिशियली की होगी 24,000 की। कैश पेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ₹24,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन आपको 30,000 सॉरी 27,000 नजर आ रहा है बैलेंस शीट में। वो बैलेंस शीट में 27,000 नंबर क्यों आ रहा है, एक बार फिर सुन लें कि 3,000 का आपको गेन हुआ। उसको 3,000 का गेन हुआ है, तो उसको क्या करें, ऑपरेटिंग में से माइनस करें। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, आइटम रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, उसको माइनस करेंगे वहां से। तो देख लें कितना लेंथी हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी हम बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, अभी कंक्लूड नहीं हुआ। आखिरी चीज हमें नजर आ रही है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग 45 थी, क्लोजिंग 47 है। इसके पीछे क्या कहानी है, अब ये मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली इन्वेस्टमेंट का की अकाउंट बनाऊंगा। इसके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट है। ओपनिंग है 45 और क्लोजिंग है 47। तुम्हें याद हो कि मैं याद हूँ, मुझे याद है जरा जरा कि एक इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2000 की थी, जो कि अब सब्सिडी है। पिछले साल तक वो क्या थी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली इन्वेस्टमेंट। आज वो इस कैटेगरी से निकल कर सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट बन गई 2000 वाली। 2000 तो वो चली गई। फिर हमें कुछ, अच्छा 2000 के 2500, 2000 पिछले साल वो 2000 थी, 2500 अब बनी है, तो 2000 की इन्वेस्टमेंट वो निकली। चलो अब आगे चलते हैं कि हमें इस साल कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर गेन हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो जी गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई 1000 का हमें गेन हुआ, 1000 का हमें गेन हुआ इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये गेन नॉन कैश है। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी यहाँ पे, 49 3000 का हमने 3000 की इन्वेस्टमेंट मजीद खरीदी होगी। तो ये 3000 की इन्वेस्टमेंट का मजीद खरीदना इन्वेस्टिंग। कैश पेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाले एसेट पे हमने इन्वेस्टमेंट की है 3000 की। वो 3000 यहाँ से माइनस हो गया। आया मजा? नहीं जी, रिमेनिंग 10 मिनट में मेरी कोशिश में पूरी बैलेंस शीट का इम्पैक्ट ले लूं। अभी नॉन करंट एसेट हो गए, करंट एसेट पे आते हैं। इन्वेंट्री 64 से 52,500 हो गई। एक्विजिशन वाली कंपनी में इन्वेंट्री का कोई लेना देना नहीं था,
उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट थे, रिसीवेबल थे, इंटेंजिबल थे, इन्वेंट्री का कोई लेना देना नहीं था। तो इन्वेंट्री में सिंपली हम डिफरेंस देखेंगे कितना है, 64 से 52,500, 11,500 का डिक्रीज है। 11,500 डिक्रीज इन करंट एसेट क्या करेंगे, ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज कितनी है, 11,500, ऐड करेंगे। आगे ट्रेड रिसीवेबल 56,500 और 31,000, इसका पी अकाउंट बनाएंगे, 56,500 और 31,000। अब यहां पे देखेंगे कितना इंक्रीज है या डिक्रीज है, 56,500 प्लस 2,500 माइनस 31,000, 28,000। 28,000 का रिसीवेबल में डिक्रीज है, तो वो भी ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन रिसीवेबल्स। आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 71,500 और 1,16,000, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओवरड्राफ्ट देखें, ओवरड्राफ्ट तो देखिए नहीं, मैं दोबारा देख लूं, 71,500 और 1,16,000, ओपनिंग और क्लोजिंग 71,500 और 1,16,000। इससे पता चल जाएगा कि आपको कितना कैश इंक्रीज हुआ। 44,500 का कैश इंक्रीज हुआ फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। बच्चों एक बात तो तय है, देखिए कितना लेंथी और कितना मुश्किल और टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन आप सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन एक दफा स्कूल से पढ़ी तो फिर आप बैलेंस शीट का एक एक आइटम को कंपेयर करना शुरू करते हैं तो बड़ा हौसला हो जाता है। आधी से ज्यादा फिगर तो बैलेंस शीट की कंपैरिजन से पता चल जाती है, ठीक है ना। तो इजी मार्क्स आपको बड़ी मिल जाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन में इजी मार्क्स फिर भी 10-12 होंगे। इजी मार्क्स का मतलब है जो हर किसी ने लेने हैं, बस अपने नर्व्स पे अगर आप काबू पालें और जो आसान आसान एडजस्टमेंट है वो आप पुट करना शुरू करते हैं, 10 से 12 नंबर तो हर किसी के आ जाना है इस क्वेश्चन में भी। तो ये जैसे भी हमने कैश लिखा ओपनिंग और क्लोजिंग, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। आगे चलते हैं इक्विटी में। शेयर कैपिटल में ना हमें ये इंक्रीज नजर आ रहा है, 1,37,500 और 1,45,000। ये कितना इंक्रीज नजर आ रहा है चेक करें, 1,45,000 माइनस 1,37,500, 7,500 का। लेकिन डू यू रिमेंबर ये 7,500 के हमने शेयर इशू किए थे एक्विजिशन करते वक्त, ये वाले, यानी कि इस, हाँ इस 7,500 के बदले में कोई कैश नहीं आया था, बल्कि हमने ये सब्सिडरी अक्वायर की थी और उसको 7,500 के शेयर इशू किए थे। तो इसका मतलब है इसका कोई इम्पैक्ट और नहीं आना। रिटेन अर्निंग को कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे रिटेन अर्निंग चाहिए होती है, प्रॉफिट मुझे पता है इस क्वेश्चन में, हमें प्रॉफिट पता है इस क्वेश्चन में, हमने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी 10,000 और 7,500, इसका हमने अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ओसीआई हमने देख लिया है, बाकी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनसीआई का अकाउंट बनाना पड़ेगा 18,000 और 27,500। एनसीआई ओपनिंग क्लोजिंग 18,000 27,500। एनसीआई का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट लॉस से पता चलेगा। $5,000 का प्रॉफिट है एनसीआई का।
और हमने जो इस साल आपको याद होगा सब्सिडी एक्वायर की थी, उसके साथ 10,000 एनसीआई का इजाफा हुआ था, तो ये बन गया 33,000 में से 27,500 माइनस कर दें, 5500 हमने एनसीआई को डिविडेंड पे किया होगा, डिविडेंड पे किया होगा 5500 का एनसीआई को। ठीक है जी, अब तरतीब में चल रहे थे, एनसीआई हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 3500 से ये 33,000, 35,500 से 33,500 रह गई, यानी कि 2,000 का हमने लोन रीपे कर दिया। लोन का रीपे करना फाइनेंसिंग में, चलो आगे आखिरी 4 मिनट है और बैलेंस शीट तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स का हमने कंबाइंड ही अकाउंट बना के टैक्स पेड मेरा ख्याल कैलकुलेट कर दिया था हमने, टैक्स पेड यस आ गया होगा। तो डेफर्ड टैक्स हो गया, पेंशन की बात हो गई थी, करंट लायबिलिटी में पेबल्स को देख लें, पेबल्स 27,500 से बढ़ के 72 हो गए, 72,000 माइनस 27,500, तो 44,500 से पेबल इंक्रीज हुआ है। पेबल का इंक्रीज होना ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, ₹44,500 ये ऐड हो गया। करंट टैक्स पेबल ये सारा कुछ हो गया, ले जी बैलेंस शीट खत्म हो गई। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का कंबाइंड अकाउंट बना था, बैलेंस शीट मुकम्मल हो गई। अब आप इस कैश फ्लो का टोटल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड पेड टू अदर शेयर होल्डर रहता है, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड रहता है, ये 2 फिगर रहती है, बाकी क्वेश्चन मुकम्मल है। इंटरेस्ट पेड के बारे में हम सिर्फ ये कहेंगे कि जितना इंटरेस्ट है वो पे हो गया 4,000, क्योंकि कोई पेबल नहीं है ना, बैलेंस शीट में कोई पेबल नहीं था, तो इसका मतलब है जितना इंटरेस्ट है सारा पे हो गया। नाउ व्हाट अबाउट डिविडेंड, अदर शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड पेबल कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, स्टेटमेंट चेलिबिलिटी देखेंगे, वहां पे शायद डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये रिटेन अर्निंग का कॉलम है, इसमें कोई, हाँ ये 2500 का डिविडेंड है, 2500 का हमने डिविडेंड अनाउंस किया और पे भी कर दिया। ये 2500 का डिविडेंड पे हुआ, तो ले जी सांस फूल गया, लेकिन क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। टोटल करें, इंशाल्लाह टैली होगा, होना चाहिए टैली। स्क्रीनशॉट ले लें, टैली अगर है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो कल इंशाल्लाह अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज कल मेरे एजेंडे में हमने फॉरेन कंसोलिडेशन पढ़नी है, फॉरेन सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेशन, तो वो करेंगे, लेकिन आप इसको टोटल करके देख लीजिएगा, कोई मसला होगा तो डिस्कस कर लेंगे। ऊपर से स्क्रीनशॉट कट रहा है, चलो अब ठीक है। ठीक हो गया बच्चों, तो कल मिलते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होगी भी इसमें तो कल वो डिस्कस कर दीजिएगा, अदरवाइज हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेकिन ना इसमें जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन बोला था, एग्री के नाम से है, जून समर 19,
समन 19 क्वेश्चन नंबर 3 एग्री, वो भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वो भी आईसीएमए के पास पेपर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समन 19 क्वेश्चन नंबर 3 एग्री के नाम से। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ऐसा टैली नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिएगा कल कितना फर्क है, फिर हम ट्रेस कर देंगे। मैंने कहा ऐसा अगर टैली नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, कल मुझे डिफरेंस बताइएगा, हम डिफरेंस को ट्रेस कर लेंगे कि कहाँ पे फर्क आ रहा है।